हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी के बारे में। कई केसेस में क्या होता है कि फैमिली मेम्बर या फ्रेंड सोचते रहते हैं कि किसी पर्सन को डिप्रेशन है और वो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, और वो पर्सन सुसाइडल थॉट्स तक पहुंच जाता है या सुसाइड करने की कोशिश करता है। अगर किन्हीं कारणों से उसे बचा लिया जाता है और उसकी सही से असेसमेंट की जाती है तो बाद में पता चलता है कि ये तो ओसीडी से ग्रसित है। ओवेशन क्या होता है कि ओन थॉट इरेशनल, बेकार की थॉट्स बार बार आती रहेंगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊं तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। मेरे दिमाग में चल रहा है यार उनका फ़ोन तो चोरी हो गया है। अब मैं बार बार सोच रही हूँ। सेकंड स्टेज पे क्या होगा कि रिपीट, यानी कि मैं अपने दिमाग में सिर्फ वो ही सोच रही हूँ फ़ोन के बारे में, वो चोरी हो गया, नया फ़ोन था, अब क्या करेंगे। अब रिसिस्ट कर रही हूँ। मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं कुछ और काम करूँ लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। अब फोर्थ स्टेज क्या होगी कि डी स्ट्रेस। अब मैंने अपना 1 से 2 घंटा सिर्फ इसी इरेशनल थॉट्स को दे दिया है पूरे दिन का। तो ये होगी मेरी इरेशनल थॉट्स। और जब कोई पर्सन दिन का 1 घंटा इरेशनल थॉट्स को देता है और ऐसा वो 2 हफ्ते तक कंटिन्यूस कर रहा है, और कई बार तो क्या होता है कि पर्सन 8 से 10 घंटे दिन के देते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को होती है ओसीडी। अब बात कर लेते हैं कंपल्शन की, यानी कि बिहेवियर एक्ट। डर्ट कंटामिनेशन ओसीडी की बात करें तो इसमें जो पर्सन है, मतलब ये एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रही हूँ कि जो पर्सन है उसे लगता रहता है कि उसके हाथ गंदे हैं। उसने एक बार हाथ धो लिए लेकिन उसे बार बार लगता रहता है उसके हाथ गंदे हैं और वो बार बार हाथ धोता रहता है। उसे कई बार जैसे लॉक कर दिया, अपना मेन गेट लॉक कर दिया और वो कहीं जा रहा है, थोड़ी देर बाद उसे लगता है कि यार गेट तो बंद नहीं किया, वो तो ऐसे ही खुला है, और वो बार बार उसे चेक करने आ जाता है। बेसिकली जो डर्ट कंटामिनेशन ओसीडी है उसमें डर्ट को लेकर ओसीडी होती है। एज लाइक आपने कई महिलाएं ऐसी देखी होंगी कि वो अच्छे से बेड शीट बिछाती हैं और कोई आकर उससे उस बेड शीट पर बैठ जाता है तो वो दिमाग में दौड़ते रहती है, अरे मेरी बेड शीट गंदी हो गई, अभी तो मैंने कितने अच्छे से उसे बिछाया था। लेकिन जैसे ही वो पर्सन उठ कर जाता है तो वो बेड शीट फोल्ड करती है, उसे धोने में डाल देती है, यानी कि उसने बिहेवियर एक्ट किया है, कंपल्शन किया है। उसने उस बिहेवियर को शो किया है कि हाँ, मेरी एक इरेशनल थॉट्स थी कि ये जो बेड शीट है वो उसके बैठने से गंदी हो गई और मैंने उसे फोल्ड करके धोने में डाल दिया, तो ये हो गई कंपल्सन। ओसीडी कभी भी इंजॉयबल नहीं होती है। कुछ समय के लिए मे बी इंजॉयबल हो सकती है, एज लाइक कुछ इरेशनल थॉट्स जो आपको कुछ समय के लिए मज़ा दे सकती है, लेकिन आफ्टर थॉट्स आपको बहुत गिल्टी फील होगा। एंड सम इरेशनल थॉट्स ड्यूरिंग थॉट्स भी आपको इंजॉयबल नहीं लगेगी। इसमें 2 तरीके की थिंकिंग होगी, एम्बिवेलेंस थिंकिंग एंड मैजिकल थिंकिंग। मैजिकल थिंकिंग की बात करें तो लोग इसमें विचार करने लगते हैं कि ये गॉड से रिलेट करके सोचते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया है तो अब मुझे ये सजा मिलेगी और मेरे कारण मेरी फैमिली भी भुगतेगी। तो वो इस तरीके से अपने दिमाग को सेट कर लेते हैं। जैसे कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो 5 बार नमस्ते करते हैं भगवान को, अगर वो जल्दी जल्दी में 5 से 6 बार हो जाता है तो वे उनके दिमाग में चलता है, अरे अब ये 6 हो गया तो अब मुझे ये 11 करने पड़ेंगे। कई जो पर्सन होते हैं वो ऐसे बोलते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे कि 7 मेरा लक्की नंबर है, 3 मेरा अनलक्की नंबर है, उन्हें कोई भी नंबर, और मैं उससे जोड़ कर देखते हैं अपनी लाइफ को और मैं उन्हीं में उलझ कर रह जाती हूँ। अब बात करें एम्बिवेलेंस थिंकिंग की, तो इसमें जो पर्सन है वो काम करूँ या ना करूँ सोचता ही रहता है। जैसे कि किसी पर्सन ने अपना मेन गेट पर लॉक लगाया लेकिन कुछ समय बाद उसे लगा कि मैंने लॉक नहीं किया है अपना मेन गेट, तो वो वहाँ पर जाकर सोचता है मैं जाकर चेक करूं नहीं करूं। और कई बार महिलाएं ऐसी होती हैं कि गैस पर अपना मतलब खाना चढ़ा देती हैं और नहाने चली जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें याद आता है कि वो तो जल जाएगा या फिर वो ज़्यादा पक जाएगा, फिर वो बार बार आती रहती हैं और किचन में चेक करती रहती हैं, तो उससे उनका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और इस कारण से उनका जो डेली रूटीन है वो बहुत डगमगा जाता है। एज लाइक में कहीं उन्हें जाना है बिल्कुल टाइम पर, उन्हें कोई ट्रेन पकड़नी है वो छूट जाती है, उनके कुछ ऐसे काम छूट जाते हैं जो उसी समय हो सकते थे और वो बाद में नहीं होने हैं। अब बात कर लेते हैं ओसीडी के टाइप की।
तो फर्स्ट है डर्ट एंड कंटामिनेशन। इसमें जो पर्सन है वो सफाई को लेकर ही सोचता रहता है कि उसने हाथ धोए नहीं धोए, या फिर उसकी बेडशीट गंदी हो गई है तो मुझे वो तुरंत की तुरंत साफ़ करनी है, मुझे बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें चाहिए। एज लाइक ये शीशा गंदा है उसे बार बार क्लीन करते रहते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ पैथोलॉजिकल डाउट, यानी कि जैसे किसी पर्सन ने लॉक किया है अपना मेन गेट एंड वो बार बार उसे ही चेक करने जा रहा है, वो गीजर बार बार बंद करने जा रहा है कि नहीं गीजर ऑन है, गीजर ऑन है, वो बार बार एक ही काम को करने जा रहा है। थर्ड है इंट्रसिव थॉट्स, यानी कि अग्रेसिव एंड सेक्सुअल थॉट्स। इस पर एक बहुत बड़ा लेक्चर है तो यहाँ पर उसे कवर करना आसान नहीं है। एंड अगर अगले पर चले तो यह है साइमेट्रिक एंड पैटर्न। जैसे कि कोई पर्सन आपने देखा होगा उसे बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें चाहिए। अगर कोई पेंटिंग है तो वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, वो बिल्कुल तिरछी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल सटीक और अपनी सही जगह पर होनी चाहिए। ऐसे जो पर्सन है वे कहीं अगर घूमने भी जाते हैं तो उन्हें वहाँ भी वे चीज़ें बहुत परेशान करती है कि मैं जाकर इस चीज़ को सीधा कर दूँ, ये इस चीज़ की जगह यहाँ पर नहीं है, मैं इसे उठाकर वहाँ पर रख दूँ। एंड कंपल्सिव बिहेवियर यही है कि बार बार हाथों को धोना, बार बार लोग चेक करना, बार बार चीज़ें चेक करना कि गीज़र बंद है या नहीं है, या फिर अननेसेसरी बिना वैल्यू के कोई चीज़ों को इकट्ठा करना है। एज लाइक पुराने न्यूज़पेपर को इकट्ठे करते रहना। अब ओसीडी के अंतर्गत कुछ नए डिसऑर्डर भी ऐड हुए हैं, एज लाइक ट्रिचोटोलोमिया। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो एक एक करके अपने बाल को उखाड़ देता है या फिर अपनी आईब्रो को उखाड़ देता है। एंड सेकेंड वन इज़ बॉडी मॉर्फिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो अपने बालों को लेकर बहुत चिंतित होता है कि मेरे तो बाल झड़ रहे हैं, मैं तो गंजा हो जाऊंगा, या फिर अपने नाक को लेकर चिंतित हो रहता है कि मेरी नाक तो कहीं टेढ़ी ना हो जाए, मेरी नाक टेढ़ी हो गई है। एंड थर्ड वन इज़ होल्डिंग। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है वो अननेसेसरी की चीज़ों को इकट्ठा करता रहता है जो कि बाद में यूज़ नहीं होती है लेकिन वो जगह पूरी लेती है। एंड फोर्थ वन इज़ एक्सकोर्टेशन। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो चाहता है कि उसकी स्किन फ्लॉलेस रहे, उसकी स्किन स्मूथ रहे, वो एक भी पिंपल सहन नहीं कर पाता और उसे तुरंत फोड़ देता है। और सामने वाले को भी अगर उसे लगता है कि इसे पिंपल हुआ है तो वो कोशिश करता है कि इसके पिंपल को भी फोड़ दूं। तो इस तरीके के जो डिसऑर्डर है ये भी ओसीडी में ही ऐड हुए हैं। अगर बात करें ट्रीटमेंट की तो कुछ केसेस में सिर्फ साइकोलॉजिस्ट पेशेंट की हेल्प कर देता है, एज लाइक कुछ थेरेपीज हैं एंड काउंसलिंग करके पेशेंट की हेल्प की जा सकती है। लेकिन सम ऑफ द केसेस में जो साइकाइट्रिक है वो मेडिसिन के थ्रू पेशेंट की हेल्प करता है एंड साइकोलॉजिस्ट थेरेपी एंड काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट की हेल्प करता है। अगर 3 महीने के बाद पेशेंट में 60 to 70% का इम्प्रूवमेंट देखा जाता है तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाती है। अगर कुछ केसेस में ये ट्रीटमेंट हेल्प नहीं कर पा रहा है पेशेंट की, तब हॉस्पिटलाइजेशन होने की आवश्यकता पड़ती है पेशेंट को। अपनी फैमिली मेम्बर की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए आपस में बातचीत करते रहें, और कितनी भी वियर्ड बात क्यों ना हो किसी मेंबर के या फिर किसी अपने बच्चे की, उस पर एकदम से रिएक्ट मत करें। क्योंकि अगर आप एकदम से रिएक्ट करेंगे तो आगे से आपका बच्चा या फिर हस्बैंड या वाइफ आपको वो बातें नहीं बता पाएंगे जो उनके मन में है। तो कोशिश करें कि आप इंटरेक्शन करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करें। जितना आप बातचीत करेंगे उतना आप ओपन रहेंगे और इतने आप खुश भी रहेंगे। थैंक यू।